तुम बेहद एहसान फरामोश खातून मालूम होती हो। बूढ़ ने कहा, चीफ ने तुम्हें माफ कर दिया, इससे ज्यादा तुम्हें किस बात की तमन्ना है। क्लारा ने एक तवील सांस ली। इस किस्म के खेल हमने बहुत खेले हैं। उसने कहा, मगर हमारी बात और है। हम लोग तो शकील कल्ब हैं, जबकि अली की नरम दिली मशहूर है। तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किसी किस्म का इंतकाम नहीं लूंगा, ज़ुबैर ने कहा। और ये बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। इस तरह तुम्हें यह अंदाजा करने में तुम बदल भी लेगी कि तुम लोग अपने शिकारों के साथ जिस किस्म का सलूक करते हो उससे उन पर क्या गुजरनी होगी। मेरा लहजा खासा तल्ख हो गया। इस किस्म का सलूक करना इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि नहीं? क्लारा ने सर झुका लिया। उसके हर अंदाज से शिकस्त खुर्दी जाहिर हो रही थी। सागा सख्त हैरान नजर आ रहा था। उसकी समझ में बेरा रवैया नहीं आ रहा था। जो उनको सख्त निगरानी में रखने की जरूरत है सादा, मैंने कहा। तुमको तो नहीं है कि अब ये जिद्दो जो उनके काबिल रह गया हो बगैर एहतियात अच्छी चीज है। बेफिक्र रहो, सागा ने मुस्कुरा कर कहा। तुमसे ज्यादा इसकी फिक्र मुझे है। ये देर फरार हो गया तो हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसके होश आने तक हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। सोना भी तो आदमी की जरूरत है। तुम लोग आराम करो, सादा ने सारी लाकर कहा। हमने हर किस्म के मामलात खुद संभालता हूँ। हम अपनी आरदी क़यामगाह पर पहुंच गए जहां हमारी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। क्लारा भी हमारे साथ थी, मगर उसका अंदाज कैदियों जैसा था। क्लारा के साथ वही शुरू किया जाए जो मेरे दूसरे साथियों के साथ होगा। सोने से कबल मैंने क्लारा के सामने ही सागा से कहा, अगर ये कहीं जाना चाहे तो इसे रोका ना जाए और इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। फिर मैं 4 घंटे के लिए दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। 4 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत थी। सोकर उठा तो बिल्कुल ताजा दम था। नहा धोकर मैं खुद को बेहद हशाश बशाश महसूस करने लगा था। जोन्स की रीढ़ की हड्डी पर बाल पड़ गया है, सागा ने मुझे बताया। वो शरीर तकलीफ में मुब्तला है। मुमकिन है जिंदगी भर के लिए अपाज ही हो जाए। हो जाने दो, मैंने बेपरवाही से कहा, बल्कि इसे अपाज ही रहना चाहिए। ये लोग दरिद्र हैं, इन पर रहम खाना बजाय खुद जुल्म है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी तुमसे मुत्तफिक हूँ, मगर सवाल यह है कि इससे छुटकारा ही क्यों ना हासिल कर लिया जाए। इसलिए कि मुझे उसे चंद अहम बातें मालूम करना है, उसके बाद वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। वो तो इस काबिल भी नहीं रहा कि उस पर तशद्दुद किया जाए। सागा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, बल्कि वो तो हिल जुल भी नहीं सकता। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। तुम देखना मैं इस सूरत-ए-हाल से किस तरह फायदा उठाता हूँ। मैंने कहा, बताओ इस वक्त उसकी हालत कैसी है? वो पेन किलर के ज़ेरे असर है। जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होता है उसकी तकलीफ ऊद कर आती है। मैंने सर को तफहीमी जुम्बश दी। और क्लारा कहाँ है? मैंने पूछा। वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर में दोबारा वापस आ गई। तुम्हारी हदायत के मुताबिक ना उसे जाने से रोका गया और ना वापस आने से। अभी ये बातें हो ही रही थी कि क्लारा वापस आ गई। अंदर दाखिल होने से कबर उसने इजाजत तलब की थी और बूझल कदमों से चलती हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। मैं उसे बड़े गौर से देख रहा था। क्या बात है क्लारा? मैंने नरमी से पूछा। तो यहाँ कोई तकलीफ पहुंची है? क्लारा ने निगाह उठाकर मुझे देखा। उसकी अफसुर्दगी से भरपूर निगाह थी जो उसने मुझ पर डाली थी। उसने दोबारा निगाह झुका ली। गुज़िश्ता चंद घंटे मैंने बड़े कर्ब के आलम में गुजारे हैं अली, क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे अपने बारे में गुमान था कि कोई शख्स मेरी जबान ही नहीं खुलवा सकता। मैं समझती थी कि मैं हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है। अपने वतन के लिए बहुत सी मुहिम्मात सर अंजाम देने के बावजूद मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने के मुस्तहिक नहीं हूँ। मेरी मामूली सी गलती की पादाश में मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए गए और अब ये वसीउ अरीज जमीन मुझ पर तंग है। मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे तलाश करके फाड़ डाला जाएगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने का ख्वाह हूँ, मेरे हमदर्दी से कहा, मगर तुम मेरी मदद कबूल करने पर आमादा ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे बदतरीन दुश्मन हो। तुम मुसलमान और मैं यहूदी। तुम फलस्तीन के लिए काम कर रहे हो जबकि मैं इसराइल को मजबूत करने के लिए सरगर्म अमल हूँ। हम दोनों में बादल मशरिकीन का फर्क है। उसके बावजूद जब मुझ पर पूरा वक्त आया तो तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हें तो मालूम होगा कि हमें तुम्हारे बारे में खास तौर पर मालूमात फराहम की जाती हैं। मैं समझती थी कि हमें जो कुछ बताया गया सब दुरुस्त है, लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे बारे में हकायक को मसक करके पेश किया गया था। तुम इतने बुरे नहीं हो जितना हमें बावर कराया गया है। इतना बुरा नहीं हूँ, मगर बुरा जरूर हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं संजीदा हूँ अली। मैंने तुम्हारे खिलाफ जोन्स का साथ देने की कोशिश की थी। तुम अगर चाहते तो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, मगर तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम खुद ही तो कह रही थी कि मैं अपने दुश्मनों पर नफसियाती हरबे भी आजमाता हूँ। मैंने मासूमियत से कहा, मुमकिन है ये भी मेरा कोई नफसियाती हरबा ही हो। ये इम्कान नहीं, हकीकत है। क्लारा ने कहा, वो तुम्हारा नफसियाती हरमा 100% कारगर साबित हुआ। उसके बावजूद भी तुम मेरी तारीफों के पुल बांधने से बाद नहीं आ रही। मैंने हैरान होकर कहा, ये उससे तो बहरहाल बेहतर है कि किसी की खारी उतार दी जाए या हड्डियां तोड़ दी जाएं और उसे उम्र भर के लिए अपाज कर दिया जाए।
मैंने थोड़ी सी देर के लिए गैर जानबदार होकर सोचने की कोशिश की तो मेरी काया ही पलट गई। अब मुझसे जानबदार होकर कुछ भी नहीं सोचा जाता। तुम भी तशद्दुद कर सकते हो, मगर तुम तो उसकी बजाय वर्मी से काम निकालने को तरजीह दी। ईगल में ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी भी यहूदी तंजीम में ऐसा नहीं होता। कोई भी मुखालिफ हाथ लग जाए तो उसका हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया जाता है। मैंने क्लारा को बड़े होर से देखा। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठी फर्श पर निगाहें जमाई बात कर रही थी। गुफ्तगू के दौरान उसने एक आध बारी निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा होगा। सागा कदर खामोश था। इसी दौरान में दादीब और बुढ़ भी कमरे में आ गए थे, लेकिन गुफ्तगू की नोयत ऐसी थी कि उन्होंने दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी तरह तुम भी एक मकसद के लिए काम कर रही हो क्लारा, और जब आदमी किसी खास मकसद के लिए काम करता है तो उसका मतलब यह होता है कि आदमी जिस मकसद के लिए काम कर रहा है उसे सही समझता है। तुम्हारी नजर में इसराइल का क्याम नागजीर होगा, उसकी मजबूती के लिए काम करना दुरुस्त होगा। उसे ताकत मुहिम पहुंचाने की खातिर मजलूम और बेघर फलस्तीनी पनाह गिज़ीनों के कैंपों पर बमबारी करना जायज होगा। तभी तो तुम ईगल के साथ मुंसलिक हो, और चूंकि इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो, इसलिए अभी तुमसे बहस नहीं करूंगा। हाँ, कभी आजादाना माहौल में मुलाकात का मौका मिला तो इस मौजू पर गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन इज्जत कुछ कहना तुम्हें उकसाने के मुतरादिफ होगा, और मैं किसी को उकसाना पसंद नहीं करता। रही ये बात कि तुम्हारे अपने साथियों ने तुम्हें रब कर दिया है, तो ये अपने कार से मुनरिफ होने का कोई माकूल बहाना नहीं है। ये हादसा मुझ पर भी गुजर चुका है। मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए थे, तो क्या मैं अपने मिशन से मुंह मोड़ लेता? नहीं हमारी रेयर क्लारा, ऐसा कभी नहीं होता। जब मैं जानता हूँ कि मैं हद पर हूँ, मुझे मालूम है कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ वो गलत सिमत में नहीं उठा, तो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मगर मेरी जिद्दोजहद में कमी नहीं आएगी। बड़ी तवानाइयां उस मिशन के लिए हैं जिसे मैं दुरुस्त समझता हूँ, और हमेशा उसके लिए वक्त रहेगी। तुम्हारे लिए भी मेरा मशवरा यही है कि बददान होने की बजाय साबित कदमी का मुजाहरा करो और अपने मिशन से रूगर्दानी मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो अली? तुम मुझे अपने खिलाफ काम करने की दावत दे रहे हो? मैं हर काम फर्ज समझकर करता हूँ क्लारा। इस वक्त में तुम्हें जो तलकीन कर रहा हूँ वो इस वक्त की जरूरत है। या तुम एक गरीब की सूरत में मेरे मुकाबिल आओगी तो मेरा रवैया और लबो लहजा मुख्तलिफ होगा। तुम एक असूल पसंद आदमी हो अली। क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा। तुम्हारी असूल पसंदी और साफ गोई ही ने मुझे मुतासर किया है, और मैं ये सोचने पर मजबूर हुई हूँ कि आया जो कुछ मैं करती रही हूँ वो दुरुस्त था भी कि नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जो फैसला भी करो खूब सोच समझ कर करो। मैं फैसला कर चुकी हूँ अली, क्लारा ने तेजी से कहा। और मेरा ये फैसला किसी किस्म की जज्बातियत का नतीजा नहीं है। तुमने क्या फैसला किया है क्लारा? तहदीब ने कहा। क्या तुम हमारे विषय में शरीक होना चाहती हो? नहीं, क्लारा ने नफी में सारी लाया। फिर अपने साथी मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं, लिहाजा तुम लोगों का साथ देना मेरी मजबूरी है। ये कोई फैसला तो ना हुआ क्लारा, तहदीब ने मायूसाना अंदाज में कहा। ये तो एक मजबूरी हुई, और किस किस्म की मजबूरी से तुम दो जा रहो उसमें तो ये फैसला कोई भी कर सकता है। मैंने खुद क्लारा से वादा किया था तहदीब कि मैं ईगल के खिलाफ इसकी मदद करूंगा। मैंने कहा लिहाजा मैं क्लारा का ये फैसला कबूल करने के लिए मजबूर हूँ, ख्वाह वक्त गुजरने के बाद ये तुम्हारे खिलाफ काम करती नजर आए। बूढ़ ने हैरत से कहा। छोटी बातें मत किया करो बूढ़, और हमारे खिलाफ काम करने वाले कम है। छोटी बातें मत किया करो बूढ़, और हमारे खिलाफ काम करने वाले क्या कम है जो एक का इजाफा होने से हम खौफजदा होते फिरे? मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, क्लारा ने गुस्सीदी आवाज में कहा। और फिर ये इम्कान भी नहीं है कि आइंदा कभी मैं यहूदी काज के लिए काम करूंगी। थोड़ी देर कबल तुमने हमारे खिलाफ जोन्स की मदद करने की कोशिश की थी, उसे किस खाने पे फिट किया जाए? बूढ़ ने उसके लहजे से मुतासर हुए बगैर का। फजूल बातों में उलझने से गुरेज करो बूढ़। तहदीब ने बूढ़ को सरदंश की। जब एक फैसला हो चुका तो अब उस पर जिरा करने की क्या गुंजाइश रह जाती है? मैंने तो सुना था तुम बहुत अकलमंद हो, मगर तुम तो नहायत बेवकूफी की बातें करते हो। क्लारा बोली। उस वक्त मेरा रद्द अमल जायज था। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया था, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। एक साहब एडम डीवलू बने हुए थे, एक प्रोफेसर जारा थे और एक रीना सालोमन थी। क्या अचानक उनकी हकीकत खुली तो मेरा रद्द अमल और क्या होता? क्या तुम्हारे ख्याल में मेरा रद्द अमल कुछ और होना चाहिए था? हाँ, बूढ़ बगले जागने लगा और मैंने कहा इसलिए कहता हूँ कि बोलने से कबल सोच लिया करो। इस हवाले से तुमने मुझ पर तंज किया था। तुम क्या समझते हो? अगर ये बात ना होती तो मैं क्लारा को हरगिज माफ ना करता, लेकिन जो भी चीज ने किया वो इसका हक था। चलो कोई बात नहीं, बूढ़ ने ढिठाई से कहा। कभी कभी हर एक से गलती हो ही जाती है। बेहतर होता कि मजीद बातें खाने की बेद पर कर ली जाएं। सागा ने इनकार कर कहा और हम सब उठ खड़े हुए। कोई 2 घंटे बाद इत्तला मिली कि जोन्स को होश आ गया है। डॉक्टर ने उसे दूसरी बार बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। अगर जोन्स का सामना करने में कोई तरद्दुद ना हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, मैंने क्लारा से कहा। तरद्दुद की इस बात का? क्लारा ने कहा, और हमारे साथ उस मुकाम पर पहुंच गई
जहां जोन्स को रखा गया था। इंजेक्शन का असर खत्म हो जाने के बाद जोन्स के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आ रहे थे। वो एक जोबी तख्त पर दराल था। क्या हाल है जोन्स? मैंने तंतिया लहजे में कहा। तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हमला किया था, ये उसका जवाब है। मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, जॉन ने कर्ब में डूबी हुई आवाज में कहा। मुझ पर तंज मत करो। पानी। मेरी बातों के जवाब में जॉन ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मेरे एक इशारे पर सागा ने अपने एक आदमी से पानी लाने को कहा और मुझे अफसोस होने लगा। उसकी तकरीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सोचने समझने से मालूर हो गया था और इस सूरत का तजराक करना बहुत जरूरी था, वरना जॉन से मालूमात कैसी हासिल होती। तकलीफ की शिद्दत इसके आवाज पर असरअंदाज हो रही है, मैंने डॉक्टर से कहा, और मुझे इससे मालूमात हासिल करनी है। मामला रीढ़ की हड्डी का है मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे इसका इलाज करने को कब कह रहा हूँ, मैंने कदरे झिंझलाए हुए लहजे में कहा। वक्ती तौर पर इसे तकलीफ दूर करने के लिए कोई टैबलेट दे दो और बस। नहीं मिस्टर अली, डॉक्टर ने ताजुब से नफी में सारी लाया। आपको शायद अंदाजा नहीं कि ये टैबलेट निकल नहीं सकेगा। पानी भी सिर्फ उस सूरत में पी सकता है जबकि स्कैल्प में टपकाया जाए। रीढ़ की हड्डी पूरे जिस्म को बैलेंस का काम करती है। इसके क्रैक होने का मतलब यह है कि अब इसके लिए हिलना जुलना भी मुमकिन नहीं रहा। अपनी तमाम तर मदोशी के बावजूद जॉन ने डॉक्टर की बात ना सिर्फ सुनी बल्कि उसका मफहूम भी समझ लिया। मुझ पर रहम करो, वो गिड़गिड़ाया। मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मत मजबूर करो। इससे तो बेहतर यह है कि मुझे जहर दे दो या गोली मार दो। इसे दर्द जायल करने के लिए इंजेक्शन दो और फौरी तौर पर ड्रिप लगाने का बंदोबस्त करो, मैंने कहा। मेरी हिदायत पर डॉक्टर ने जॉन को दर्द दूर करने का इंजेक्शन लगाया और जरा ही देर के बाद उसको ड्रिप भी लगा दी। इंजेक्शन ने फौरी तौर पर असर कर दिया था और देखते ही देखते जॉन्स के चेहरे पर बिखरे हुए तमाम तकलीफ के आसार गायब होना शुरू हो गए। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो, मैंने जॉन से कहा, और तुम ये भी देख चुके हो कि तुम्हारी तकलीफ किस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में अतलमंदी का तकादा यही है कि तुम मुझसे ताउन करो। जॉन ने क्लारा की तरफ देखा जो मेरे नजदीक ही खड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने को तैयार हूँ, उसने एक नजर क्लारा पर डालने के बाद मुझसे कहा। तैयार तो तुम पहले भी थे, बूढ़ ने मजे गाना लहजे में कहा। अब भी मौका मिलते ही तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाएगा। अगर तुम्हें फिर मौका मिले तो तुम फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया था। तुम्हारा ख्याल ठीक है, बूढ़ ने क्लारा ने कहा। ये ऐसा ही बदनीयत आदमी है, इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने अगर तुम्हारे शुआई पिस्तौल से बैटरी ना निकाल ली होती तो तुम इस वक्त जिंदा ना होती। इसीलिए मैं इन लोगों से बदजन हो गई हूँ, क्लारा ने नफरत से कहा। ये सब के सब एहसान फरामोश है। ये बात समझ में नहीं आई क्लारा कि तुम उन माइक्रो फिल्मों के उसूल के लिए सख्त बेताब क्यों थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उन पर हिफाजती मसाला लगाया गया है? नहीं, क्लारा ने नफी में सारी लाया। मुझे उस हकीकत से बेखबर रखा गया, पर ना मैं कभी इतनी जिद्दोजहद ना करती। और तुम्हें शुरू ही से इस बात का यकीन था? मैंने जॉन से सवाल किया। नहीं, जॉन ने नफी में जारी लाया। जब मुझे शीख राय का चाय लेने का हुक्म मिला उस वक्त यहाँ के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। उससे कबल यहाँ के बारे में कुछ भी मेरे इल्म में नहीं था। ठीक है, मुझे उस ब्रीफिंग से आगाह करो जो तुम्हें दी गई थी। उस ब्रीफिंग की इब्तिदा गोटेल में रूनमा होने वाले वाकयात से हुई थी। मुझे बताया गया था कि अली यार खान को शख्सियत की तब्दीली के बाद एक मुहिम पर गोटेल भेजा गया है। ना सिर्फ वो मुहिम नाकाम हुई बल्कि जजीरा मर्ग भी तबाह कर दिया गया और गोटेल में भी ईदल का सफाया कर दिया गया। ये बात यकीनी हो गई कि अली पर शख्सियत की तब्दीली का अमल कारगर साबित नहीं हो सका। चुनाचे शीख गुराई से 2 माहिर अफराद हंगामी तौर पर गोटेल रवाना हो गए, जहां उन्होंने अली यार खान की कार को बम से उड़ा दिया, मगर वो होशियार था, उस हमले से बच गया। उसके बाद इंस्पेक्टर बेंसदिले नामी एक सरकारी एहलकार ने उन दोनों की मदद की। मदद क्या की बल्कि उन्हें धोखा दिया और ईगल को बदीन नुकसानात से दो चार होना पड़ा। उसके बाद शी गुराय में रीना सालुमान नमूदार हुई जो फाल्कन नामी गिरोह की सरबराह होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ एडम डी फ्लूग नामी एक शख्स ईगल की मदद करता है। ईगल के मामलात में हैरत अंगेज हद तक दखल हो जाता है। जून ने एक लम्हे के लिए रुक कर क्लारा पर निगाह डाली, फिर अलसर नो सिलसिला कलाम जोड़ा। मुझे बताया गया था कि एडम डी फ्लूग की रसाई मादाम क्लारा की ख्वाबगाह तक हो गई है। ईगल को बोटेल और शी गुराय में कदम कदम पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्लारा पाली इल्जाम था तो उसने एक गैर मुतल्लक शख्स को अपने मामलात में इस दर्जा मुदाखलत का हक किस तरह दिया। इस इल्जाम की बिना पर इसके लिए सजाए मौत तजवीज की गई और मुझे हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर यहाँ का चार्ज लेकर मामला सुधारने के लिए मुनासिब इकदामात करूं। तुम्हारे बयान में कई उस आले का जिक्र नहीं आया जिसकी मदद से तुमने हमें शनाख्त किया। उसका नाम स्मेल डिटेक्टर है। वो आला महज एहतियातन मेरे हवाले किया गया था ताकि अगर तुम हमारे नजदीक आने की कोशिश करो तो बचकर न जाने पाओ।
क्या इस बात का शुबा था कि हम में से कोई शी बुराई में मौजूद हो सकता है? तहजीब ने सवाल किया। नहीं, जॉन ने कहा, लेकिन तुम लोगों से कभी भी और कहीं भी मुठभेड़ होने का इम्कान रहता है, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ हम वक्त अलर्ट रहने का उसूली फैसला कर लिया गया था। अब तो ये बिल्कुल सीधा हो गया चीफ, वुड ने कहा, हर सवाल का दुरुस्त जवाब दे रहा है। ये बताओ तुम्हारी हाई कमान में कौन कौन लोग शामिल हैं? मैंने पूछा। जॉन के चेहरे के तातरात महज एक लम्हे के लिए तब्दील हुए थे और यह तब्दीली भी ऐसी नहीं थी जो आसानी से नोट की जा सकती। गालिबन मेरा सवाल उसके लिए कुछ ज्यादा ही गैर मुतवक्को रहा। मुझे सिर्फ वो बातें पूछो जिनके जवाब मैं दे सकूं, जॉन ने कहा। तुम तो मुझे ताउन करने की बातें कर रहे थे, मैंने तंदिया लहजे में कहा। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं अम्मी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन जो बात मेरे इल्म में है ही नहीं उसका क्या जवाब दूं? झूठ मत बोलो। मुझे वाफियत होते हुए तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे धोखा देना कितना मुश्किल काम है? वो मैं झूठ नहीं बोल रहा, जॉन ने मुर्दार आवाज में कहा। तुम क्लारा ने मालूम कर सकते हो हाई कमान के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये ठीक कह रहा है, क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। हाई कमान के मामलात बेहद खुफिया रखे जाते हैं, शायद ही किसी को इसके बारे में कुछ मालूम हो। इंजेक्शन का असर कितनी देर रहेगा? मैंने डॉक्टर की तरफ मुड़कर पूछा। मेरा अंदाजा है कि 4 घंटे बाद इंजेक्शन का असर जायल होना शुरू हो जाएगा। सुन लिया तुमने? मैंने बुलंद आवाज में जॉन को मुखातिब किया। इसके बाद तुम्हें दूसरे डोज की जरूरत पड़ेगी जो मेरी इजाजत के बगैर नहीं दिया जाएगा। तुमने तो कहा था कि अगर मैंने तुमसे ताउर किया तो तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दोगे, जोन्स ने अटक कर कहा। हाँ, मगर खिलाफ वर्जी करने में पहले तुमने की है। पहले मैंने सोचा था कि तुम पर तशद्दुद करूंगा, मगर अब भी इसकी जरूरत नहीं रही। बस तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, कमर की तकलीफ खुद ही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगी। ये ज्यादती है। तुम मुझे वो बात मालूम करना चाहते हो जो मेरे इल्म में है ही नहीं। क्लारा भी उस बात की तस्दीक कर चुकी थी। तुम्हारे इल्म में कुछ ना कुछ जरूर है। मैंने तुमसे रैंडल उर्फ मोशे हार्वर्ड का पता इसलिए दरियाफ्त नहीं किया कि वो तुम्हारे इल्म में नहीं होगा। हाई कमान के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम होता, जोन्स ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। मैंने तय कर लिया है कि क्लारा तुम्हें ये तमाशा जरूर दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है तुम आधे घंटे भी कमर की तकलीफ नहीं झेल सकोगे। जोन्स ने खासा वाबेला किया, मगर मैंने एक नहीं सुनी। मैं जा रहा हूँ जोन्स, जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए तो मुझे बुलवा लेना, मैंने कहा और तेजी से पलट कर बाहर निकल आया। मुमकिन है जोन्स हाई कमान के बारे में वाकई ही कुछ ना जानता हो, तहदीब ने मुझसे कहा। वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, इसी जरूर का मुस्तहिक है, सागा बोला। अली के एहतराम में मैं कुछ नहीं बोला, वरना उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता। तुम बहुत पूरी इत्मीनान नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उससे किसी किस्म की मालूमात के उसूल की तवक्को रखना बिल्कुल फजूल है। तुम्हें मायूसी होगी, क्लारा ने कहा। दरहकीकत मैं उसे कहीं ज्यादा पुर यकीन हूँ जितना तुम समझ रही हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्लारा मुझे उलझी हुई नजरों से देखने लगी। समझ में नहीं आता वो बुड़बुड़ा कर रहेंगी। चीफ के तो अंदाजे भी बहुत कम गलत साबित होते हैं, मुड़ ने कहा, और जिस बारे में इन्हें यकीन हो जाए वो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद 4 घंटे हमने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हमारे पास इस वक्त और कोई काम भी नहीं था। हमारे 4 घंटे तो पूरे हुए, तहदीब ने हंस कर कहा। अब देखो क्या होता है, अब देखना ये है कि वो तकरीर कितनी देर बर्दाश्त करता है, मैंने कहा। जब वो जुबान खोलने का इरादा करेगा तो मुझे बुलवा लेगा। खिलाफे तो आधे घंटे बाद ही मेरा बुलावा आ गया। इतनी जल्दी तो वो शिकस्त खा ही नहीं सकता था। मैंने उठते हुए कहा, चलो देख लेने ने क्या हर्ज है। हम एक बार फिर जॉन्स के पास पहुंच गए। उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ हो ही रही होगी तो इतनी कम थी कि वो बासानी से बर्दाश्त कर रहा था। तुमने मुझे क्यों बुलवाया जोन्स? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था जब जबान खोलने का इरादा कर लो तब मुझे बुलवाना। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, जॉन ने करा कर कहा। तुम एक गलतफहमी के तहत मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाने के दर पे हो? तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही कि तुम्हारी तकलीफ बढ़ी तो तुम्हारा क्या असर होगा, मैंने मैनी खेज लहजे में कहा। तुम अगर मुझे हैसियत से ही दो चार करना चाहते हो तो और बात है, लेकिन तुम अपना शौक पूरा करने के लिए कोई बहाना क्यों बना रहे हो? मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है डियर जोन्स के जब मैं तुम्हें ईजा पहुंचाना चाहूंगा तो ये कहकर पहुंचाऊंगा कि तुम इसके मुस्तहिक हो। मान जाओ अली, जोन की गया, इस इज़ा रसानी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें तो अपनी ताकतवर बड़ा घमंड हुआ करता था, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। यूं गिड़गिड़ाते हुए और रहम की भीख मांगते हुए जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। वक्त ने तुम्हें फातिह बना दिया है तो तुम मेरे ऊपर दंज कर रहे हो, मेरे जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हो। वक्त कभी यकसा नहीं रहता डियर जोन्स।